हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। चैप्टर नंबर 10, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से 43 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस यानी अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में किया जाता है। यानी मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्रदान करते समय दान किया जाता है, तो वो होता है कॉर्निया यानी दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। तो मानव नेत्र का जो सामान्य दूर बिंदु होता है वो अनंत पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलचित्र में मानव के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो चलचित्र में मानव के दृष्टि निर्बंधता का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों नेत्रों का एक साथ दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है। तो दोनों नेत्रों का एक साथ दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री होता है, और एक नेत्र की हम बात करें तो उसका 150 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुतली किसे कहते हैं। तो आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आँख का लेंस क्या कार्य करता है। तो आँख का लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर फोकसित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम प्रकाश की उपस्थिति में आँख की पुतली फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टलीय लेंस का कार्य क्या है। तो क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो अलग अलग दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। नंबर 10 देखेंगे, कौन सा जीव पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में भी देख सकता है। तो जो मधुमक्खियाँ होती है वे पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में भी देख सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में कितना समय लगता है। तो नेत्रदान में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन से लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जलभित्ति, मस्तिष्क शोथ के संक्रमण से पीड़ित लोग ये नेत्रदान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है। तो अभिनेत्र लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए काम में आती है वो समायोजन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हैं। तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस या वक्रता का अधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्र लेंस को निकट की वस्तु देखने पर यह कैसे समायोजित हो जाता है। तो नेत्र लेंस को निकट की वस्तु देखने के लिए ये पतला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्यार्थी कक्षा में तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ है जिसे अध्यापक द्वारा बोर्ड पर लिखा संदेश स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो बताइए कि विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसे निकट दृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूर दृष्टि दोष के क्या कारण हैं। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूर दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के बाद में बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्यार्थी पुस्तक को स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाता, तो बताइए उसे कौन सा दोष है। तो उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अतः उसे दूर दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जरा दूरदृष्टिता का क्या कारण है।
तो यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं। अवतल लेंस को ऊपर की तरफ लगाया जाता है चश्मे में और उत्तल लेंस को नीचे की तरफ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वृद्धावस्था में कुछ लोगों को मोतियाबिंद क्यों हो जाता है। तो मोतियाबिंद का कारण होता है उनकी आँख के लेंस पर पारभासक या अपारदर्शक झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण उन्हें दिखाई देने में समस्या होती है और इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आजकल चश्मे के स्थान पर नेत्र दोषों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। तो चश्मे के स्थान पर हम कॉन्टैक्ट लेंसों का उपयोग कर सकते हैं या फिर ऑपरेशन द्वारा भी नेत्र दोषों को सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक व आभासी सूर्यास्त के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो वास्तविक और आभासी सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता। तो अगर वायुमंडल न होता। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिज्म में कितने आधार और पृष्ठ होते हैं। तो प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रिज्म कोण से क्या तात्पर्य है। तो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, यानी कि आयताकार पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया। तो आइजैक न्यूटन ने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। नंबर 32 है, इंद्रधनुष आकाश में किस दिशा में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है और 7 रंगों में प्रकाश के बंटने की घटना को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले वर्णों को क्रम से लिखिए। तो प्रकाश में कुल 7 रंग पाए जाते हैं जिनको अगर हम क्रम से देखें तो पहला रंग बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, नारंगी तथा लाल रंग होता है। इसको हम विबग्योर से भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित, लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन होने पर प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाने को विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण करती है। तो इस घटना को प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल न होने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता। तो अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल न, काले रंग का दिखाई देता। 41 है, खतरे का संकेत लाल बनाने का क्या कारण है, या सूर्योदय के समय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो खतरे का संकेत लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए खतरे का संकेत हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमारी आंखों से बहुत दूर होता है, इसलिए केवल लाल रंग ही हमें दिखाई देता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है।